अर्थ पारदर्शक सीमा नियम से आशय ऐसे महत्वपूर्ण प्रलेख से है जिसमें उल्लेखित शर्तों के आधार पर कंपनी का समामेलन होता है। इसे कंपनी के संविधान अथवा कंपनी के निर्माण की आधारशिला भी कहते हैं। पारदर्शक सीमा नियम का चार्टर होता है जो कंपनी के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र तथा अधिकारों की सीमाओं का उल्लेख करता है। चार्टर से आशय वैधानिक एवं महत्वपूर्ण प्रलेख से है। प्रत्येक कंपनी को अपनी पारदर्शक सीमा नियम से अंतर्गत ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि इससे बाहर जो भी कार्य किया जाएगा वो अधिकारों के बाहर होगा और व्यर्थ होगा। पारदर्शक सीमा नियम की परिभाषा। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 256 के अनुसार सीमा नियम से आशय एक कंपनी ऐसे पारदर्शक सीमा नियम से जो पूर्व के किसी कंपनी अधिनियम अथवा ऐसे अधीन के अधीन मूल्य रूप से बनाया गया अथवा समय समय पर परिवर्तन किया गया हो। लॉर्ड केयर्न्स के अनुसार पारदर्शक सीमा नियम किसी कंपनी का चार्टर होता है और अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कंपनी के अधिकारों की सीमाओं का परिभाषित करता है। न्यायाधीश 4 वर्ष के अनुसार पारदर्शक सीमा नियम कंपनी का चार्टर है जो उसी अधिकारों की सीमाओं को परिभाषित करता है। पारदर्शक सीमा नियम का महत्व। पारदर्शक सीमा नियम कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। यह कंपनी से व्यवहार करने वाला व्यक्ति के लिए कंपनी के संविधान का कार्य करता है। श्री M शाह के अनुसार पारदर्शक सीमा नियम वह प्रलेख है जो एक कंपनी के संविधान को निश्चित करता है और इसलिए यह वास्तव में वह नींव है जिस पर कंपनी का स्वरूप आधारित होता है। इसके महत्व को बताते हुए लॉर्ड मैकॉले ने लिखा है, सीमा नियम अंशधारियों, ऋणदाताओं तथा कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले लोगों को कंपनी के अधिकारों के क्षेत्र के बारे में बताते हैं, जिसके आधार पर वे कंपनी के साथ भरोसे के साथ व्यवहार कर सकें। पारदर्शक सीमा नियम का महत्व। कुछ पॉइंट्स। कंपनी का आधार। पारदर्शक सीमा नियम प्रत्येक कंपनी का आधार होता है। इस प्रलेख के बनाए बिना कंपनी का समामेलन भी संभव नहीं होता है। कंपनी के जीवन में इसे अत्यधिक महत्व के कारण ही इंग्लैंड में सन 1990 तक ही इसे एक अपरिवर्तनशील प्रलेख माना जाता था। अब भी सामान्यतः इस प्रलेख में परिवर्तन नहीं किया जाता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में इसमें परिवर्तन करने की आज्ञा मिलती है। कार्यक्षेत्र का निर्धारण। कंपनी का सीमा नियम कंपनी के कार्यक्षेत्र का निर्धारण करता है। कंपनी इसी द्वारा निर्धारित क्षेत्र के कार्य कर सकती है। यदि कंपनी कोई ऐसा कार्य करती है जो पारदर्शक सीमा नियम के अधिकार सीमाओं के बाहर है तो अधिकारों के बाहर कहलाता है और व्यर्थ होता है। कंपनी के अधिकारों के स्रोत। सीमा नियम कंपनी के अधिकारों का स्रोत। इसे जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कंपनी अधिकृत की जाती है उन्हीं कार्यों को करने के अधिकार रखती है। कंपनी का पथ प्रदर्शक। पारदर्शक सीमा नियम कंपनी का मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक के रूप में माना जा सकता है। यह कंपनी के उन कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है जो कंपनी के उद्देश्यों को पूरी के लिए आवश्यक है तथा इस कार्यों को करने से रोक जो कंपनी के कार्यक्षेत्र के बाहर है। विनियोजकों की सुरक्षा। सीमा नियम द्वारा निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए कंपनी कार्य करती है और विनियोजकों को उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक पूंजी प्रदान करती है। ऋणदाताओं की सुरक्षा। पारदर्शक सीमा नियम से ऋणदाताओं की भी सुरक्षा बनी रहती है। वे सीमा नियम को देखकर कंपनी को जोखिम को ज्ञात कर लेते हैं तथा उसी के अनुसार कंपनी का माल उधार देते हैं अथवा ऋण प्रदान करते हैं। वे सीमा नियम से कंपनी के सदस्य के दायित्व की सीमा की जानकारी प्राप्त करके भी उनमें ऋण की सुरक्षा का अनुमान लगा लेते हैं। इस प्रकार सीमा नियम ऋणदाताओं के लिए महत्वपूर्ण प्रलेख है। अन्य पक्षों की सुरक्षा। कंपनी सीमा नियम अन्य पक्षों को अनेक प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। इसके माध्यम से अनेक पक्ष कंपनी के अधिकार क्षेत्र को जाने लेते हैं तथा कंपनी के साथ वे ही अनुबंध करते हैं जिन्हें करने का उस कंपनी को अधिकार होता है। राष्ट्रीय हित का पोषण। सीमा नियम राष्ट्रीय हित का पोषण भी कहा जाता है। सीमा नियम कंपनी को उद्देश्य रहते हैं तथा किसी भी ऐसे कंपनी का समावेशन नहीं करवा जा सकता जिसे उद्देश्य राष्ट्रीय हित में बाधक हो।
कंपनी का समामेलन तभी किया जाता है जबकि उद्देश्य वैधानिक हो, लोकहित तथा लोकनीति के विरुद्ध न हो। इस प्रकार सीमा नियम उद्देश्य स्पष्ट व्याख्या में होने के राष्ट्रहित की सुरक्षा होती है। पारदर्शी सीमा नियम विषय वस्तु। पारदर्शी सीमा नियम की विषय वस्तु को पारदर्शी सीमा नियम वाक्य या पारदर्शी सीमा नियम से सम्मिलित की जाने वाली बातों के नाम से भी जाना जाता है। सीमा नियम किसी विषय वस्तु कंपनी के प्रकार एवं प्रकृति पर निर्भर करती है। कंपनी के सीमा नियम में विषय वस्तु का निम्नलिखित 6 वाक्यों में उल्लेख है। पारदर्शी सीमा नियम की विषय वस्तु: फर्स्ट, नाम वाक्य; सेकेंड, स्थान वाक्य; थर्ड, उद्देश्य वाक्य; फोर्थ, दायित्व वाक्य; फिफ्थ, पूंजी वाक्य; सिक्स, संघ वाक्य। फर्स्ट, नाम वाक्य। प्रत्येक कंपनी के पारदर्शी नियम प्रथम वाक्य में कंपनी का नाम का उल्लेख किया जाता है। कंपनी के नाम का चुनाव करते समय वैधानिक प्रतिनिधियों को ध्यान में रखना चाहिए। नाम के चुनाव के संबंध में भारत सरकार की कंपनी विधि प्रशासन विधि ने 22 सिद्धांत बना है जिनके आधार पर नाम का चुनाव किया जा सकता है। स्थान वाक्य: यह कंपनी के पारदर्शी सीमा नियम का दूसरा महत्वपूर्ण वाक्य है। प्रत्येक कंपनी को उस राज्य का नाम अपने पारदर्शी सीमा नियम में अवश्य लिखना चाहिए जिससे कंपनी का रजिस्टर कार्यालय रहेगा। उद्देश्य वाक्य: उद्देश्य वाक्य किसी भी कंपनी के पारदर्शी सीमा नियम से सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है जिसमें से कंपनी के उद्देश्य का विवरण होता है तथा यह कंपनी के कार्य क्षेत्र की सीमा से निर्धारित करता है जिस बाहर या परे कंपनी कोई कभी कार्य नहीं कर सकती, अतः इसको बहुत सावधानी से तैयार किया जाना चाहिए। इस कंपनी के उद्देश्य अवैधानिक एवं अनैतिक नहीं होने चाहिए। कंपनी के उद्देश्य कंपनी अधिनियम के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। कंपनी के उद्देश्य देश के सामान्य राजनियम विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। दायित्व वाक्य: दायित्व वाक्य कंपनी के सदस्यों का दायित्व की व्याख्या करता है। भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार अंशों द्वारा सीमित या गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के पारदर्शी सीमा नियम में यह उल्लेख आवश्यक होना चाहिए कि सदस्यों का दायित्व सीमित है। पूंजी वाक्य: पारदर्शी सीमा नियम के इस वाक्य में कंपनी की पूंजी का उल्लेख होता है। इस वाक्य में कंपनी की पूंजी उस राशि का उल्लेख होता है जिससे उस कंपनी को रजिस्टर किया जाएगा। साथ ही यह भी लिखा जाना चाहिए कि पूंजी को किस निश्चित रकम के अंशों का बांट जाएगा। संघ वाक्य: पर यह पारदर्शी सीमा नियम का अंतिम वाक्य है। इसके द्वारा पारदर्शी सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति यह घोषणा करते हैं कि वे एक कंपनी बनाना चाहते हैं और कुछ अंश लेने के लिए सहमत है। संघ वाक्य प्रवर्तकों की उस घोषणा से संबंधित है जिससे वे एक कंपनी बनाने तथा एक निश्चित अंश लेने की इच्छा प्रकट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एनएमडी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज गोंदिया में मैं पढ़ता हूँ। मेरा नाम ऋषि कुमार कैलाश ठाकुर है। मैं क्लास बीकॉम फर्स्ट ईयर हिंदी में हूँ। मेरा टॉपिक का नाम है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मुझे जिन्होंने गाइडेंस किया उनका नाम है विक्रम प्रत्यानी सर। तो ये तो मेरा था इंट्रोडक्शन। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसे कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसको हिंदी में पारपत्र अंत नियम कहा जाता है। तो अभी हम पारपत्र अंत नियम का अर्थ पढ़ेंगे। कंपनी के पारपत्र अंत नियम से आशय कंपनी के उद्देश्य को प्राप्त करने एवं उसकी आंतरिक प्रबंध व्यवस्था को संचालित करने के लिए बनाए गए नियमों तथा नियमों अथवा उपनियमों से है। तो जैसे कि कंपनी के पारपत्र अंत नियमों से आशय मतलब जो कंपनी के उद्देश्य रहते हैं एवं कंपनी का जो प्रबंध, इन सभी पे कंपनी के पारपत्र अंत नियम का हिसाब से ही ये कंपनी के उद्देश्य एवं प्रबंध के व्यवस्था तो संचालित किया जाता है। एवं जो भी कंपनी के नियम एवं नियमों को रहता है, उपनियमों को पारपत्र अंत नियम के इसमें लिखा हुआ मतलब रहता है। पारपत्र अंत नियम के बिना कोई भी उद्देश्य एवं कंपनी को प्रॉफिट नहीं कमा सकती। अब हम पारपत्र अंत नियमों की आवश्यकता अथवा महत्व को पढ़ेंगे। तो जिसमें पारपत्र
अंत नियमों की आवश्यकता अथवा महत्व के 7 पॉइंट है, जिसमें पहला रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक, दूसरा उद्देश्य प्राप्ति में सहायक, तीसरा आंतरिक प्रबंध संचालन में सहायक, चौथा पारस्परिक समझौते, पांचवा क्रियाओं का नियमन, छठवां सार्वजनिक उल्लेख, सातवां व्यवसायिक क्षमता में सहायक। तो पहला जैसे कि हम रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक को डेफिनेशन के हिसाब से समझेंगे। तो प्रत्येक प्रकार की कंपनी, चाहे वो निजी कंपनी हो या सार्वजनिक कंपनी हो, गारंटी वाली हो या पूंजी नहीं हो, ये कंपनी जब भी रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगी या पंजीयन करना चाहेंगी तो इसमें कंपनी के अंत नियम तैयार करने वाला फाइल अनिवार्य होती। कंपनी के अंत नियम की फाइल अनिवार्य होती, जब भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अब उद्देश्य प्राप्ति में सहायक। तो एक कंपनी उद्देश्य को उल्लेख पार्षद सीमा नियम में किया जाता है। इन उद्देश्यों को प्राप्ति हेतु प्रयुक्त साधन, विधियों एवं रीतियों का उल्लेख कंपनी अंत नियमों में किया जाता है। तो जैसे कि उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एवं साधनों का, विधियों एवं रीतियों का उल्लेख कंपनी अंत नियम द्वारा की जाती है। मतलब कोई भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पार्षद अंत नियम का होना बहुत ही आवश्यक होता है। अब तीसरा आता है आंतरिक प्रबंध एवं संचालन में सहायता। तो कंपनी के जो भी आंतरिक प्रबंध एवं संचालन होते हैं, उनमें जो भी कंपनी में प्रबंध के आंतरिक प्रबंध एवं संचालन होते हैं, उनके नियमों एवं उपनियमों को उल्लेख होता है, जिसकी सुविधा कंपनी के पार्षद अंत नियमों द्वारा इसकी सुविधा की जाती है। चौथा आता है पारस्परिक समझौते। पारस्परिक समझौते का अर्थ यह होता है कि पार्षद अंत नियम कंपनी और सदस्यों में मध्य ठहराव होते हैं। इन दोनों को पक्षकारों को परस्पर बाध्य करता है। मतलब ये दोनों को ठहराता है कि दोनों में मेल बेल रखता है, सम्मेलन रखता है, दोनों को मिला के रखता है। पांचवा आता है क्रियाओं का नियमन। तो कंपनी अधिनियम अनेक प्रावधानों के अनुसार एक कंपनी अनेक कार्य तभी कर सकती है जब अंत नियम द्वारा कार्य करने का अधिकार मिला हुआ। कंपनी कोई भी कार्य जब ही कर सकती है जब पार्षद अंत नियमों द्वारा उन्हें करने का अधिकार मिला हुआ होता है, जब ही कंपनी कार्य कर सकती है, अदरवाइज कंपनी कार्य नहीं कर सकती। छठवां आता है अपना सार्वजनिक उल्लेख। पार्षद अंत नियम एक सार्वजनिक प्रलेख है। यह मान लिया जाता है कि कंपनी साथ व्यवहार करने वाली प्रत्येक पक्षकार को इस प्रलेख में समुचित जानकारी है। तो कंपनी जो सार्वजनिक प्रलेख का मतलब यह होता है कि कंपनी के साथ जो भी लोग व्यवहार कर रहे हैं, पक्षकार मतलब जो भी पार्टनर हो या कोई भी हो, मतलब जो भी कंपनी के शेयर्स लेते हैं, तो प्रलेख यानी समुचित, इनको पार्षद अंत नियम की जानकारी होना अनेक आवश्यक होता है, जब भी ये सार्वजनिक उल्लेख कहते हैं। अब सातवां आता है व्यवसायिक क्षमता में सहायक। पार्षद अंत नियम सार्वजनिक प्रलेख होने के साथ ही इसकी परिभाषा इस प्रकार की जाती है कि उससे कंपनी में उचित व्यवसायिक क्षमता प्राप्त या सहायता मिल सकती। पार्षद अंत नियम के सहायता से व्यवसाय में क्षमता होती है। मतलब क्षमता मतलब और प्रॉफिट कमा सकता है या क्षमता में सहायता मिल सकती है। प्रॉफिट कमाने में आपको सहायता मिल सकती है पार्षद अंत नियम के द्वारा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं मिस स्टेटमेंट्स के बारे में। मिस स्टेटमेंट्स मिस स्टेटमेंट्स की बात आती है तो अगर एक कर भी हो गया है मिस स्टेटमेंट, तो इसमें और कौन से लोग इन्वॉल्व है? सारे के सारे डायरेक्टर और या फिर प्रपोज डायरेक्टर या फिर एक्सपर्ट, ये सभी आपके साथ जुड़े हुए हैं। इन सभी लोगों ने मिस स्टेटमेंट दी है, तो ये सभी ऑथराइज्ड है, इसलिए ये सभी लायबल होंगे। तो क्योंकि अब अगर नई कंपनी भी होती है तो नई कंपनी में और कौन से लोग जुड़े हुए होते हैं, वो होते हैं प्रमोटर्स या फिर एनी पर्सन हु ऑथराइज्ड
issued for prospectus. ये अब इन सब की लायबिलिटी बनाई जाएगी। लायबिलिटी और मिसस्टेटमेंट। ये कैसी होगी? इसमें या तो सिविल लायबिलिटी या तो क्रिमिनल लायबिलिटी। सिविल लायबिलिटी में सिर्फ आप कंपनसेशन को क्लेम कर सकते हैं। कंपनसेशन आपका जितना भी नुकसान हुआ है आप उतना पैसा लेकर आप रिसीव कर सकते हो। और जो क्रिमिनल लायबिलिटी होती है उसमें आपको 2 साल की सजा भी हो सकती है या फिर आपको 50,000 रुपीज का फाइन भी भरना पड़ेगा या फिर दोनों भी चीज हो सकती है। या तो इम्प्रिजनमेंट या तो for 2 years या फिर 50,000 रुपीज का फाइन और बोथ। तो ये होती है, ये दोनों भी चीजें हो सकती है। तो ये होती है मिसस्टेटमेंट।